वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। पेटीएम के न्यूएस्को को शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ी खबर है कि आपकी एनएससी और बीएसई दोनों ने न्यूएस्को को लॉस से बचाने के लिए पेटीएम की जो सर्किट लिमिट है स्टॉक एक्सचेंज ने अब 20% से 10% कर दिया है फ्रॉम मंडे ट्रेडिंग। आने वाले ट्रेडिंग में अभी तक जो उनकी फिल्टर थी स्टॉक की वो 20% बिलो तक जा सकते थे या 20% अप में जा सकते हैं थे। चूँकि 2 दिन में इनका जो स्टॉक्स है वो काफ़ी नीचे आ गई थी 40% 2 ट्रेडिंग में, थर्सडे और फ्राइडे के ट्रेडिंग में आफ्टर रिजर्व बैंक के अनाउंस करने के बाद। तो उसको पब्लिक को या शेयर होल्डर को बहुत लॉस हो रहे थे। इस कारण से स्टॉक एक्सचेंज ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि लोग पैनिक होकर के अपने स्टॉक्स को बेच रहे हैं, तो उसमें वो 10% से ज़्यादा की वो नीचे नहीं आ सकती है। 10% पर उसने फिल्टर कैप लगा दिया है, उसके बाद वो खरीद बिक्री के लिए उस दिन के लिए बंद हो जाती है। तो स्टॉक एक्सचेंज है रिवाइज द सर्किट लिमिट फॉर पेटीएम ऑनर 197 कम्युनिकेशन, जिसको पेटीएम के नाम से जाना जाता है, आफ्टर स्टीप प्राइस क्रैश फॉलोइंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटरी क्रैकडाउन ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक। आरबीआई की जो रूल रेगुलेशन है उसको नहीं फॉलो करने के कारण उनको 2 साल से नोटिस दिया जा रहा था। लास्ट में आरबीआई ने उनके सारे जो पेटीएम बैंक की ऐप है, जो लेन देन है खातों की, आप निकाल सकते हैं बट जमा नहीं कर सकते हैं, उनकी ऐप को, पेटीएम बैंक की ऐप को 29 फरवरी 2024 से बंद करने का आदेश दे दिया है। और जो नए कस्टमर को जोड़ने के लिए बंद किया गया है, कोई भी वो अकाउंट जो अपने लाइजनिंग अकाउंट जो है दूसरे बैंक के साथ में वो खोल करके जो उसको अर्निंग होती थी, उसको कुछ रेगुलेटरी गड़बड़ी के कारण, जो आरबीआई की जो केवाईसी नॉर्म्स है उसको ऑब्जर्व नहीं होने के कारण थोड़ी मनी लॉन्ड्रिंग भी पकड़ाई है उन लोगों को। काफ़ी ऑडिट हुए हैं, कई साल से इस पर चल रहे थे केसेज। तो इसके कारण जो है फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया है। जो पेटीएम ऐप है वो बिल्कुल काम करेगी। सिर्फ पेटीएम बैंक वाले जो है, जिसमें सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट वगैरह जमा होते थे और फास्ट टैग जो होते हैं, कई सारे चीज़ें उसमें करते थे, पेटीएम बैंक के हिसाब से लोन भी लेते थे, लोगों को लोन भी बांटते थे और कई सारी सुविधाएं दे रखे थे। उस चीज़ों को रेगुलेटरी अथॉरिटी जो आरबीआई है उसको बंद कर दी है। बट पेटीएम का जो ऐप है, यूपीआई ऐप, जो पैसे को लेन देन करते हैं दुकान में सामान खरीदते समय, वो बिल्कुल चलती रहेगी। ये इस तरह का न्यूज़ है। आपको बता दूं कि पेटीएम वाज लॉक्ड इन 20% लोअर 2 कंसेक्यूटिव डे, यानी कि 40% लोअर हुई थर्सडे और फ्राइडे के दिन 1 फरवरी और 2 फरवरी 2024 को। इससे पेटीएम के जो वैल्यू है उसमें $2 बिलियन की कमी आई है। जो मंडे से जो आपकी अपर फिल्टर लगेगी पेटीएम की वो है 535.75 और जो लोअर फिल्टर जो है यदि नीचे आती है तो 438.35 पर बंद हो जाएगी पूरे दिन के लिए। जब स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि किसी भी स्टॉक्स में काफ़ी शॉर्ट सेल हो रहे हैं या काफ़ी एक्सेस वॉलेटिलिटी हो गई है, स्पेकुलेशन हो रही है, तो निवेशक को लॉस से बचाने के लिए इस तरह की फिल्टर को लगाना अति आवश्यक होता है। ये पैनिक क्रिएशन इसलिए हुई कि क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बेयर्ड पेटीएम पेमेंट बैंक विच इज ए यूनिट ऑफ पेटीएम फ्रॉम एक्सेप्टिंग फ्रेश डिपॉजिट इन इट्स अकाउंट और पॉपुलर वॉलेट फ्रॉम मार्च। According to reports, money laundering concern and questionable dealing between Paytm and its lesser-known banking arms had led the regulatory to clamp down Vijay Shekhar Sharma's run entity Paytm। तो जैसे कि उनको देखा गया है कि जो पेटीएम और जो दूसरे सिंडिकेट बैंक्स है, जैसे कई बैंक है प्राइवेट बैंक के साथ में, वो लाइजनिंग करके जो कस्टमर का पैसे जो है सेविंग बैंक खोल करके, फिक्स डिपॉजिट खोल करके, लोन अकाउंट खोल करके अपने मार्फत से ये वहाँ पैसे जमा कराते थे उनके बैंक में। उनकी केवाईसी नॉर्म्स में बहुत खामी पाई गई है और देखा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के भी बहुत उसमें चीज़ें दिक्कत आई है। प्लस उनका जो इंफॉर्मेशन है कस्टमर की, वो भी पेटीएम के थ्रू से चाइना को डिस्क्लोज किया गया है। टेक्निकल ऑडिट में आरबीआई ने चीज़ों को पकड़ा है, कई साल से इन पर केस चल रहे थे, पेनल्टी भी लगी थी और लास्ट में ये जब ऑब्जर्व नहीं किए केवाईसी नॉर्म्स को आफ्टर रिपीटेड नोटिस, तो पेटीएम जो पेमेंट बैंक है उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है फुल्ली।
और उस पर किसी तरह की कोई भी नए कस्टमर जुट नहीं पाएंगे और नहीं उसमें कोई तरह की वो डिपॉजिट कर पाएंगे, बट निकासी जारी रहेगी। और आगे जो है जो विजय शेखर शर्मा है उन्होंने एक कॉल में सभी चीज़ें बताई है कि इसको नॉर्मल होने में कम से कम 2-3 महीना टाइम लगेंगे। सो निवेशकों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेटीएम वाले को धीरे धीरे जब मार्केट नॉर्मल होगी तो उनके स्टॉक्स भी बढ़ेंगे और कोई ना कोई इसमें जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है उसको पेटीएम फॉलो करेगा, ऐसी उम्मीद है। तो इन पर जो कड़ाई की गई है वो हो सकता है कि रिजर्व बैंक इस पर फिर से विचार करे। हाउएवर, पेटीएम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विजय शंकर शर्मा took to social media to reassure user in a con call. The company senior management said normalcy expected by March, but उन्होंने कहा है कि मार्च तक कुछ नॉर्मलसी हम करेंगे, इसमें कुछ विचार करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, बट उम्मीद नहीं है कि मार्च तक हो पाएगी। ये लगता है कि और 2-3-4 महीना का जून जुलाई तक ही इनका कुछ सही हो पाएगा, इनका जो अभी चल रहा है। तो उस समय तक कुछ नॉर्मल होने की चांसेस है, बट आगे वाच में देखिए, वाच करे आगे क्या होती है। अगर ये नॉर्म्स को सही नहीं कर पाए तो इनका शिकंजा कसा हुआ रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, क्योंकि ये बहुत सीरियस केस है, मनी लॉन्ड्रिंग केस है, मनी फ्रॉड की केस है, क्योंकि हज़ारों लाखों अकाउंट खोल करके ये पैसे के जो क्रिमिनल एजेंसीज है उनके भी पैसे भी हो सकते हैं। उन्होंने सही से चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं किया है, टेक्निकल ऑडिट में पकड़े गए हैं, इस कारण से आरबीआई ने ये सब एक्शन किया है और जरूरी भी है। Important for me to point out that there will be something that is based on over the period what different audits they would have done and their solutions based on that is the opinion that has come based on. So we don't know the exact nuance what triggered or one line item. And then Vijay, sorry, so what does one get a comfort that RBI should get comfortable going ahead with these changes, right? Because if you are exactly not clear, Paytm is not exactly clear in terms of where RBI was not fully convinced, then, I mean, how do you look to fix those issues? Actually, the keyword here is that it is in discussion with Payment Bank, and Payment Bank cannot share these facts with, let's say, parent or shareholders out there. So that's also one of the reasons that we can't discuss this. This is an interaction between bank and Payment Bank, central bank and Payment Bank. Sorry, so if I can just clarify, there's certain direction, as Vijay said earlier, there's certain direction that they've given to Paytm Payments Bank with respect to their operations. If we are doing a service in partnership with Paytm Payments Bank, those services, and we'll come to your third question, would go through some operational changes and so on. But like Vijay said, going forward, we would work only with third-party banks who don't face such issues from the RBI, and who also do provide these services to other consumer technology companies. As I'm sure you're aware that that is a pretty standard business model in the industry, where consumer technology companies such as ours, who have a lot of app traffic, will work on payments products with various large banks, right? In our case, we were doing various things with other banks, but various things also with Paytm Payments Bank, and those services would be affected. So that's sort of the pay. In our case, we were doing with you, but we have always maintained at OCL that we would like to operate with regulated partners on the way they want to regulate and operate the business, not the way we operate the business. And hence our all other partnerships that we do with other banks and NBFCs or broking companies, etc., has been very, very successful, and we feel confident that will continue to happen. And we will learn from this. I don't want to say that there is zero learning from this process. We learn from this. We are continuously engaging with the regulator and other well-wishers and other stakeholders in the system of how these things could have been done better and should be done better. And in that entire process, making our entire company far more stronger and far more compliant, so that we do not have any of the situation ever in the future. Preeti, I've always learned from these interactions and notices of regulator that there is a lot better that we could do, and definitely the growth of the bank was one of the factors with respect to the various risk and control compliance methods that it had put in place. That is the beginning of the conversation was, and I'm happy to tell you that
based on that very factor, we changed the management, not just in the bank, but also in the Paytm and various other relationships that we have with other financial institutions, also were based on these kind of insights that we were actually able to handle. I definitely want to tell you there is a learning and lesson in this and all other interactions that we've had, and we will not let it go without getting that learning and lesson imbibed completely into it. This is an opportunity for us to come stronger, better, abler, and capabler for regulators' eyes, and we believe that we are going to make sure that everything else part, this is the game that we get out of it. And you can be very sure that when we look at ourselves in future and look at this event, we will see it as the event that made us superior and better than anyone else in the industry. I just want to address one point, Preeti. I think there may be this impression that Paytm and Paytm Payment Bank is one, but by design and by structure, it is not, and it cannot be. An associate company, first of all, it's an associate company, and second, it's not an associate company in the sense that it's a bank. And first and foremost for a bank is that it has to follow the governance that a bank is supposed to follow, which is to say that it has to have its independent management team which reports to the board, and there are matters that have to go to the committees of the board where it can only be independent directors. It has to also have independent compliance and risk teams and so on. Yes, there might be that impression. I'm not saying that may not happen, but by design and structure and by reality, it just does not function like that and cannot function like that. If one did try to make it function like that, I think you are really in a bigger problem because you are breaching the spirit of governance of how a bank should be governed. So hopefully there's acknowledgement of that. It is a tricky situation in that sense because an associate of yours has to make independent decisions, and but if those decisions and those actions then are found to be incomplete or wanting from the regulator, then obviously it has reputational risk on all of us. In nutshell, the reason for Paytm's recent challenges, the Indian fintech markets fiercely competitive with players like PhonePe, Google Pay, and Amazon Pay with varying market shares. तो फिनटेक कंपनी जो है जो कि ऑनलाइन डिजिटल ट्रांसफ़र करती हैं रुपए का और कमर्शियल मर्चेंट बैंकर के साथ, इनमें कई तरह के अभी ऐप आने के कारण इसमें काफ़ी चैलेंज बढ़ गया है। बट पेटीएम का जो काफ़ी उनकी संख्या जो अभी भी नंबर 1 में आ रही है, उनकी जो कस्टमर्स है वो मिलियंस में है, तो अभी थोड़ी टाइम लगेगा इनको, उनका जो मेन काम है एक्सेप्ट द पेटीएम बैंक के अलावा बाकी चीज़ चालू रहेंगे, तो उनको स्टेबल होने में कुछ समय लगेंगे। सो टेक केयर एंड वॉच फॉर मोर डेज। थैंक यू वेरी मच। हम दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं। आई एम इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल में नए हैं तो अपना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल देंगे ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे।